मैं आज भी आपके चैनल पर जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, आप जांच करें। अगर सीमा स्पाई है, जासूस है, आतंकी है, तो आप एक बार के बजाय उसे 2 बार फांसी पे लटकाइए। रस्सा मैं खींचूंगा और देश में राष्ट्रद्रोह को नहीं होने दूंगा। निक्की हत्याकांड जिस समय चल रहा है, निक्की हत्याकांड पर आपने ऐसा बोला है कि दहेज का मुकदमा उस पर नहीं चला। 7 साल के अंदर दहेज का 7 साल के अंदर का कानून, अब 9 साल से अधिक शादी हो गई, 9 साल से 10 साल हो गए लगभग, तब स्कॉर्पियो दी, बुलेट दी, वो अब आउटडेटेड हो गई। 10 साल में डीजल की गाड़ी खत्म हो जाती है, एनसीआर दिल्ली में चलती नहीं, वो बेकार हो गई। कितना बच्चे हो गए, बड़ा हो गया परिवार। आज तक CAWCL में कंप्लेंट नहीं, दहेज की नहीं, डिमांड नहीं, पंचायत नहीं, कोई दहेज की कहीं कोई शिकायत नहीं हुई। सीधे सीधे आ गई। कब आ गई? जब रील्स बनने लगी। कब आ गई? जब परिवार को बुरा लगने लगा। कब आ गया? जब हर कोई रील पे, हर कोई सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, जब देखो तब सीमा हैदर एक नाम चलता है। सचिन भी के फादर मदर आए वहाँ ऑफिस में, हमारे मानसरोवर गार्डन पे आए, बताया तो कि ऐसे ऐसे मामला है और ये स्पाई है, आतंकी, जासूस, ऐसे ऐसे करने का। मैं कर लूँगा केस, लेकिन मैं एक बार पहले उससे मिलूँगा। मैं जानना चाहता था कि मैं भी कहीं धोखे में तो नहीं रह जाऊँ। स्पाई होते भी हैं, जासूस होते भी हैं। हमने कहा नहीं, ये प्यार में आई है, प्यार में आई। पहली बार आई थी काठमांडू तक, वैलिड पासपोर्ट, वैलिड वीजा के लिए आई थी। और सीमा ने कहा कैसे पालोगे? कहीं मैं बाद में रोटी खाऊंगा, पहले तुम्हारे बच्चों को खिलाऊंगा। लेकिन अगर प्यार में आई है, अगर इज्जत से आई है, अगर सम्मान से आई, तो उसे स्वीकार कर लिए। कह रहे क्या कहते हैं, मैं निर्भया में आपका विरोध कर रहा था। मैंने कहा ओके, अब मेरा ये भतीजा है, रेप में फंस गया है, पॉक्सो में, अब सब आप ही इसे छुड़ा सकते हैं। निर्भया केस एक ऐसा केस था कि पूरे देश को हमारे नहीं झकझोरा। आपने केस लिया, उस समय पे कहीं ना कहीं निर्भया की वजह से मन में गुस्सा भी था। अब ऐसा अगर सोचा जाता तो अहमदाबाद में उन डॉक्टरों का क्या, जो लंच करने गए थे, वो तो यात्रा भी नहीं कर रहे थे, जहाज में भी नहीं बैठे थे, वो तो लंच करने के लिए अपने हॉस्टल में ऊपर गए थे। राहुल गांधी जी अभी भी पहुंचे खैर, कहने के लिए कि गलत बरी हो गए। तो मैंने कहा साहब, अब गलत तो आप भी बरी हो जाते हो, तो आप मतलब राहुल गांधी को कभी आपने ऐसा बोला है कि आप गलत बरी हो जाते हो? मैंने बोला, मिले थे कार्यक्रम, लिव इन और ये सब चालू हो गया। अब है क्या लिव इन? बिन फेरे हम तेरे, जब तक तुम मेरे तब तक हम तेरे, जब तुम नहीं मेरे तो हम भी नहीं तेरे। बिन फेरे हम तेरे, जिए जाओ जियो जाओ। आज हमारे साथ मौजूद हैं देश के चर्चित वकील एडवोकेट AP सिंह साहब, वो शख्स जिन्होंने हाई प्रोफाइल केस से लेकर आम आदमी के हक की लड़ाई तक अपने वकालत को एक मिशन बना दिया। निर्भया केस हो, हाथरस केस हो, सीमा हैदर केस हो, चर्चित केस, उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। आज हम उनसे जानेंगे उनके ऊपर उनके विचार और वो बातें जो अक्सर सुर्खियों में छिपी रहती है। तो नमस्कार, आपका स्वागत है डेली 24 भारत में। नमस्कार AP सिंह साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत। तो शुरुआत से ही करियर की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि सबसे पहले बात आती है करियर की और इन चीजों को लेके। तो वकालत में आने की प्रेरणा आपको कहां से मिली? क्या आपने कभी सोचा था कि आप इतने हाई प्रोफाइल मामलों में अपनी दलील रखेंगे? ये आपको कैसे विचार आया? मेरे फादर जी राजपूती राजशाही परिवार जी, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से जुड़ा हुआ। आप शाहजहांपुर से? जी, शाहजहांपुर से। हमारी छोटी सी स्टेट है जी जी, सूथा जी, वहाँ खुदागंज के पास सूथा है, पुवाया है, बंडा है, खुटार है जी, तो वहाँ से। लेकिन फादर हमारे पुलिस में अधिकारी थे जी, तो उन्हें लगा कि पहले तो मेरे परिवार की इच्छा थी कि आर्मी में जाएं। जी, तो मैंने बहुत थोड़े दिन देहरादून में घोड़ा खाल होता था, जी, जी, सैनिक स्कूल वहाँ भेजा। जी, लेकिन शायद अकेलेपन की वजह से मेरी माँ को, पिता तो व्यस्त रहते थे जी, लेकिन माँ को मुझे शायद नहीं अच्छा लगा होगा कि अकेले रहना। उन्होंने वापस बुलवा लिया मुझे, देहरादून से वापस बुला लिया। हाँ, स्कूल वहाँ से कह नहीं, यही हम यहीं पढ़ाएंगे और अपने यहाँ पढ़ा के फिर पढ़ता रहा। फिर पिताजी को लगा कि शायद इस देश को एडवोकेसी में ऐसी ज़रूरत है। उन्हें लगता रहा होगा जब तो बचपन में मेरी माताजी, सिलेबस में कविता थी जी, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी डरो नहीं, तुम कभी झुको नहीं। जी, मुझे याद नहीं हो रही थी, उन्होंने याद करा दी बैठ के। जी, वो याद करा दी। जब मैं वकालत
की शुरुआत की, पहला गाउन, पहला कोट और बैंड मेरा किसी वकालत के क्षेत्र वाले ने नहीं बांधा। अच्छा। वो चंद्रा स्वामी जी महाराज, तांत्रिक सम्राट बोले जाते थे। इट वाज 1997 97 में जी। तो विश्व धर्मायतन बहुत बड़ा C2829 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया होता था जी। वहाँ सभी पहुँचते थे। तो वहाँ छतरपुर भाटी माइंस पे उनका बड़ा फार्म हाउस था जी। तो उनके वहाँ विक्रम सिंह जी थे, तो हमारे अच्छे से तो गार्जियन की तरह थे सभी। तो उन्होंने वहाँ से शुरुआत हुई। तो जब वहाँ से आया, रजिस्ट्रेशन हो गया बार काउंसिल में जी। फिर मेरी माँ ने कहा, पिताजी ने कहा कि अब वकालत में आ रहे हो, जा रहे हो, तो अब इस बात को जो कविता याद कराई थी वो ध्यान रखना, अब इसकी ज़रूरत होगी। मतलब जो कविता बचपन में याद बताई कराई थी कि अब वो उसका आपको याद दिलाया हाँ कि गया। अब वो प्रयोग करनी होगी। वो तो लिख दी, पास हो गए, छोड़ दी, नहीं, जी, वो कि अब पुरानी उसे बात हो अपनाना गई। पड़ेगा। जी। तो फिर उसके बाद शुरुआत हुई, चलता रहा। उसके चंद्रा स्वामी जी के भी केसेस में साथ रहना पड़ा। शुरुआती दौर था। आर.डी. लाल इफ्ट जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी जी। ये है, उसके भी शुरुआत 98 2000 आ गई, 2000, फिर चलता रहा, फिर सिलसिला रहा। जी। तो शायद लगता था मेरे परिवार को कि इस क्षेत्र में जाकर जी। देश के लोगों के लिए, जी। और वो ज़रूरत आज भी अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि इस देश के सभी गरीबों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों, मजदूरों, मजलूमों को, जी। या जिसमें सभी धर्म, संप्रदाय, जाति, क्षेत्र, भाषा के लोग शामिल हैं, पूरी तरह से न्याय मिल गया। अभी भी न्याय से वंचित हैं। अभी भी न्याय के आगे धनबल, जनबल, बाहुबल कई बार बहुत हावी हो जाता है। और न्याय, ठीक हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपने फेयरवेल में कहा था कि उस मकड़ जाल की तरह है जिसमें बड़ा जाला है, छोटे छोटे कीड़े, छोटे छोटे मकोड़े, छोटे छोटे मक्खी, छोटी छोटी चीज़ें उसमें फंस जाती हैं, मर जाती हैं, ख़त्म हो जाती, उन्हें न्याय नहीं मिल पाता। और कोई व्यक्ति धनबल, जनबल, बाहुबल वाला आता है, उसे फाड़ता हुआ चला जाता है। और उसे न्याय पाना कह लो, न्याय छीनना कह लो, या कुछ भी कह सकते हो। मतलब देखा जाए तो शोषित वंचित लोग हैं, उनका न्याय जो है धनबल वाले या बाहुबल जो होते हैं वो छीन लेते हैं। अभी भी ऐसा चल रहा है। अभी भी है, मतलब न्याय में है ऐसा। और इसीलिए हम लोगों ने प्रयास किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हमें बड़ी शिकायत थी कि कानून की देवी की आंखों पे पट्टी क्यों बंधी है, पट्टी बंधी कैसे रह सकती है। नहीं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, क्योंकि हमेशा ये भी बोला जाता है कानून अंधा है, अंधा होता है। जाहिर सी बात है कि जो देवी जो प्रतिमा लगी होती है पट्टी बंधी तो अंधा है, काली पट्टी बंधी। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यही था कि कानून अंधा है, केवल सुनता है। मैंने कहा फिर तो गलत है। अगर कानून अंधा है तो जज साहब के सामने खड़ा हुआ व्यक्ति जो धनबल, बाहुबल, जनबल वाला व्यक्ति है, उसके आगे छोटा सा गवाह, छोटा सा पीड़ित, छोटी सी पीड़िता, गरीब परिवार की पीड़िता, भयभीत पीड़िता, वो तो डर जाएगी, कांप जाएगी, वो नहीं पहुंचाने की। मंत्री जी ने मेरे साथ बलात्कार किया था, वो कहेगी पता नहीं कौन थे, ये तो नहीं थे, मैं तो नहीं पहचानती, मैं भूल गई, मुझे याद नहीं रहा, मैं क्या करूं, इस तरह से। तो इसलिए मैंने कहा कानून की देवी की अब 77, पिछले साल की बात है, मैंने कहा 77 वर्ष हो गए हमें आजादी पाए, कानून की देवी की आंखों से पट्टी खोल दीजिए। पता चलना चाहिए कानून की देवी को, या माननीय न्यायाधीश को, या ट्रायल कोर्ट को, या हाई कोर्ट को, या जज साहब को, कि क्या, कौन, कैसे खड़ा है, किस तरह से खड़ा है, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है, उसकी हैसियत क्या है, वो राजनीति में शुरू में कैसा था, अब कैसा है, किस तरह का वो अधिकारी है, किस तरह का वो पुलिस अधिकारी है, ये सामने आना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करता हूं, उन्होंने वो पट्टी खोली। और दूसरी बात थी हमारी कि तलवार हटा दीजिए। तलवार दूसरे तरह की प्रक्रिया है, संविधान दीजिए, ये हमने चाहा, संविधान मिला। अब हम संविधान के अनुसार न्याय की लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट में लड़ते हैं, आर्टिकल, अनुच्छेद के आधार पर लोगों को न्याय दिलाते हैं। कितनी बड़ी बात कही। इस बात को सबको गौर से सुनना चाहिए कि हमेशा एक बात चली आई है कि कानून अंधा है। कानून अंधा यानी कि उस चीज को हटाने के लिए अगर देखा जाए किस तरीके से इन्होंने दलील पेश करी, और उस चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी सीजीआई ने माना भी कि कानून अंधा नहीं हो सकता। ये वही एपी सिंह साहब हैं जिन्होंने इस तरीके की, जो आज तक कोई एडवोकेट नहीं कर पाया, जो आज तक कोई व्यक्ति सोच नहीं पाया, लेकिन कहते सब थे कानून अंधा है। लेकिन उस कानून का अंधा की परिभाषा जो थी, यानी कि जो देवी थी, उनकी आंखों की पट्टी हटाने का काम भी डॉक्टर एपी सिंह साहब ने किया है। उसी क्रम में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। जैसे आपका जो करियर है वो 28 साल का लगातार उसमें एडवोकेसी में,
तो उस 28 साल के अनुभव में मैं कोई ऐसा पल जानना चाहूंगा जो आपका सबसे यादगार पल रहा हो, क्योंकि आपको लोग विलेन का वकील भी कहते हैं। लोग क्या कहते हैं, सबसे बड़ी तो यही बात है, मैं कभी ये सोचते ही नहीं लोग क्या कहते हैं। लोगों का काम है कहना। लोगों की क्या बात है, लोगों का तो अलग ही बात है। जी जी। अब मैंने तो मनोज कुमार जी के वो गीत सुने हैं जिसमें हमारा भारत सबसे महान है, यहाँ की गंगा महान है, यहाँ की हवा महान है, यहाँ के पर्वत महान है, यहाँ के पहाड़ महान है, यहाँ की महिलाएं महान है, यहाँ की स्त्रियां महान है, यहाँ के बच्चे महान है, यहाँ के पुरुष। हमने तो महानता को देखा, हमने निगेटिविटी देखी नहीं, हमने उस पक्ष को। मैं कभी सोशल मीडिया चलाता नहीं, कभी कमेंट पढ़ता नहीं, कभी ये चीज देखने का समय नहीं मिलता, क्या कहते हैं लोगों का काम कहना। लेकिन हाँ, आगे बढ़ते जाओ, आगे करते जाओ, जब लगे। एक समय व्यक्ति के पास होता है, कुछ लोग, कई व्यक्ति मेरे पास आते हैं, कहते साहब मेरा कोई दुश्मन नहीं, आपके तो बहुत दुश्मन होंगे। तो मैंने कहा क्यों? कि मेरा कोई दुश्मन नहीं। देखो, तो मैंने कहा इसका मतलब आप समय पर, जब इस देश को जरूरत थी, राष्ट्र को जरूरत थी, समाज को जरूरत थी, तब आप नहीं बोले, तब आप चुप रहे। अगर उस समय आप बोलते तो निश्चित तौर पर आपका कोई ना कोई दुश्मन जरूर होता। तो यही पत्रकारिता का मैं तो धन्यवाद करता हूं, आपके चैनल को और आपके इतने विशाल स्टूडियो को, सुसज्जित स्टूडियो को, साथ में पूरे स्टाफ को, जो आपने पत्रकारिता के निष्पक्ष, निडर, निर्भीक जो आयाम हैं, जो बेस है, उसको बना के रखा। ग्राउंड जीरो से लेकर ऊपर तक की रिपोर्टिंग में आपने अपनी गरिमा को बना के रखा। तो मैं आपके इस शो को भी धन्यवाद करता हूं, दर्शकों को भी धन्यवाद करता हूं, आपके पूरे स्टूडियो और सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि पत्रकारिता के इसी आयाम को आप बनाए रखें। आज देश को ऐसी ज़रूरत है, क्योंकि पहले क्या होता था, समाचार रात में छपते थे, सुबह बिकते थे। लेकिन माफ़ कीजिए, कई लोग ऐसे हैं आज देश में जो रात को समाचार बिक जाता है, सुबह केवल बटता रहता है। ये नहीं होना चाहिए। लेकिन आपने इस पर खरे उतरे कि पत्रकारिता सच दिखाने की है, तो आपका चैनल ये भी सच दिखाएगा, सच दिखा रहा था और सच दिखाता रहेगा। बहुत बहुत आपने ऐसी बात कही, हमारे लिए दिल से शुक्रगुजार हैं कि आपने इस चीज़ के लिए देखा, समझा। बहुत अच्छी लगा हमें, क्योंकि हमारे लिए गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमारी जितनी कमाई थी, जितनी मेहनत है, इतने दिनों की हमारे सब स्टाफ की मेहनत है, आज वो सब एक हमें मतलब ऐसा लग रहा है कि सब एक ही बार में फल मिल गया हो। लेकिन आज हम इंटरव्यू कर रहे हैं डॉक्टर AP सिंह साहब का, जो अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं। किसी चीज़ का उनको डर नहीं है, भय नहीं है, क्योंकि वो किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, कोई उनकी आशाएं नहीं है। ये लोग भी कहते हैं पीछे से, लेकिन मैंने फिर कहा क्योंकि वो सोशल मीडिया से दूर रहते हैं। अब सोशल मीडिया में जिस तरीके से चर्चा चलता है कि उनको विलेन का भी वकील कहा जाता है, अब वो जब पढ़ते ही नहीं है तो उनको क्या फर्क पड़ रहा कौन क्या कहता है, लोगों का काम कहना। उन्होंने इस चीज का सटीक जवाब दिया। तो उसी क्रम में थोड़ा सा आगे और लोगों की एक बात बताऊं। जी जी जी। जैसे कई लोग मेरे पास आते हैं जी, क्या कहते हैं, मैं निर्भया में आपका विरोध कर रहा था जी। मैंने कहा ओके, अब मेरा ये भतीजा है, रेप में फंस गया है, पॉक्सो में, अब साहब आप ही इसे छुड़ा सकते हैं। मैंने कहा उस समय क्या, कहीं उस समय मैं हवा में बह गया। उस समय फोटो दिखा रहा, मैं कैंडल मार्च कर रहा था, मैं ये मार्च कर रहा था, मैं वो विरोध कर रहा था, मैं जंतर मंतर पर जा रहा था, मैं रायसीना मार्ग पे जा रहा था। देखो मैं बहुत अग्रणी था। लेकिन अब मुझे पता चला, आप सही कहते थे कि पॉक्सो केस का दुरुपयोग होगा, झूठे केस लगे। कुछ लोग जैसे ब्रजभूषण सिंह का केस आया, शरण सिंह बाहुबली सांसद थे, हम लड़ रहे थे जुलाई 2023, जनवरी 2023 से जुलाई तक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। तो हरियाणा के कुछ लोग जिन्हें हमने किसान आंदोलन में, जो किसान बिल थे, उनमें स्टे दिलाया था, जब वो गर्मी, सर्दी, बरसात में सड़कों पे पड़े पड़े अपने पेड़ों को उगा रहे थे सड़कों पे जी, सब कुछ सीजन, वहां सैकड़ों लोग मरे, आत्महत्याएं हुई, और उन्हें स्टे दिलाया, उनकी जीत कराई, किसानों की जीत कराई, हरियाणा, पंजाब और सबके सभी बॉर्डर। लेकिन जब ब्रजभूषण का केस आया जी, जब खिलाड़ियों को उनका समर्थन था और हमारा ब्रजभूषण के लिए था, तब वो कहने लगे सिंह साहब आप तो उनको बचा रहे हैं। ऐसा क्यों है? ये उनका भाव। अच्छा, भाव। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने तो आपको भी बचाया था, तो इसका मतलब मैं क्या करूं? कहीं नहीं, आप करेंगे तो अपने मन का। मैंने कहा आपको क्या बुरा लग रहा? कहीं बुरा नहीं लग रहा, आप ना करते तो मैंने कहा हमें भी लोगों ने कहा था आपके किसानों का केस ना लड़ते, तो मैं तो रुका नहीं। अरे नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी। मतलब लोगों का भाव ऐसा होता है, अपना
काम है तो बहुत अच्छी बात है। दूसरे के लिए उसमें मीन मेघ कुछ न ज्ञान कुछ- योग्यता लोगों की लगाते हैं, लेकिन वक्त सब बदलता है, कभी उन्हें जरूरत पड़ती है, कभी आदमी नाव पे होता है, कभी नाव आदमी पे होती है। ये तो जीवन है, चलता रहता है। जैसे आपने निर्भया केस का जिक्र किया, निर्भया केस एक ऐसा केस था कि पूरे देश को हमारे नहीं झकझोरा था, पूरे विश्व में एक मतलब एक अलग ही क्रांति हो गई थी, अलग तरीके से लोगों के अंदर एक गुस्सा था निर्भया केस को लेके। उस दौरान पे आपने यानी कि जिसका केस लड़ा, यानी कि उसको अभी तक देखा जाता है कि फांसी में भी उसको भी देरी हुई थी, आपने केस लिया। उस समय पे कहीं ना कहीं निर्भया की वजह से मन में गुस्सा भी था, तो मन में जो गुस्सा होता है वो एडवोकेट के प्रति भी आएगा। तो कभी क्या लोगों ने, ट्रोलरों ने या किसी लोगों ने आपको इस तरीके का कोई रास्ते में देख के कोई कुछ करा हो या कोई ऐसी धमकी भरी कुछ ऐसा हो? ऐसा नहीं। पुलिस रहती है, प्रोटेक्शन देती है, और जी हानि लाभ जीवन मरण, जी। यश अपयश विधि हाथ, ये तो विधि के हाथ में है। हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। अब ऐसा अगर सोचा जाता तो अहमदाबाद में उन डॉक्टरों का क्या जो लंच करने गए थे, वो तो यात्रा भी नहीं कर रहे थे, जहाज में भी नहीं बैठे थे, वो तो लंच करने के लिए अपने हॉस्टल में ऊपर गए थे। इसलिए ये सब प्रभु पे छोड़ना चाहिए, जो भगवान पे छोड़ना चाहिए। जो फ्लाइट में बैठने से भी बच गए वो बच भाई गए, रिस्क जिनकी था, छूट गई। फ्लाइट पे बैठना रिस्क है, काम कर रहे हैं, वो तो हॉस्टल में लंच करने गए थे, उनका क्या रोल उनकी था? क्या गलती? तो ये हो जाता है, इसलिए ऐसी। वैष्णो देवी में भी दुर्घटना अभी हो बिल्कुल गई, सबसे बड़ी उड़ीसा में हो गई, हाथरस भगदड़ हमारे नारायण साकार हरि भोले बाबा के में कितने लोगों की मौत हो गई। मैं उस पे भी आऊंगा, हाँ, मैं उस बात पे भी तो मैं आऊंगा। इसीलिए कहता हूँ हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि ये हाथ, चलते इस पर रहते ज्यादा हैं, नहीं सोचना ये बिना। चाहिए। तो उसी जैसे निर्भया के केस में थोड़ा सा जो किसी को नहीं पता होगा, जैसे जो यानी कि अपराधी था, उस अपराधी से आप कभी जैसे मिलने जाते होंगे या बात करते होंगे, उसका बयान तो लेते होंगे, तो आपने कभी ये जानने की कोशिश करी कि तुमने ये क्यों किया ऐसा? आपने कुछ उससे बोला कि ऐसा क्यों कर दिया, किस आवेश में कर दिया तुमने ये सब? नहीं, एक्चुअली उसमें सबका कैटेगरिकल था, उसमें कन्विक्शन अगर कैटेगरिकल होता तो किसी को कोई शिकायत नहीं होती। जी। बुद्धिजीवियों को भी शिकायत है, कैटेगरिकल कन्विक्शन नहीं हुआ। मीडिया ट्रायल का सबसे बड़ा केस वो था। उदाहरण तो दुनिया के 10 बड़े केसों में, दुनिया के यस, उस समय तक 10 बड़े बिल्कुल, केसों में बिल्कुल। दूसरे नंबर पे हो गया था। बिल्कुल। तो समझिए, बीबीसी, वॉल स्ट्रीट जर्नल, सिंगापुर टाइम्स, प्रेशर, इतना प्रेशर दब क्रिएट कर देते थे जिसकी वजह से ऐसा हुआ। लेकिन उस केस की मेहनत से आज जब लोग निक्की के केस में कहते हैं तो दो पक्ष तैयार हो जाते हैं। निक्की की आत्महत्या या हत्या, दोनों पक्ष आपके सामने खड़े हैं। जब मनीषा की बात होती है तो दोनों पक्ष सामने खड़े हैं। जब रोहतक की बात होती है तो दोनों पक्ष सामने खड़े होते हैं। अब हमने ये ऐसा कर दिया कि मीडिया में एक पक्ष ही नहीं चला सकता। निर्भया में चलाया, निर्भया शुरुआत थी, उस समय एक तरफा चला था, लेकिन अब दोनों विचारधाराएं चलती। ये हमारी बड़ी जीत है। किसान आंदोलन में दोनों बातें चली, अच्छा बिल है, खराब बिल है। ब्रजभूषण में कुछ समर्थक थे तो कुछ विरोधी थे, तो दोनों बातें चल रही थी। कुछ संतों के, कुछ प्रेमानंद जी के में, कुछ प्रेमानंद जी के समर्थक हैं तो कुछ विरोधी हैं। दोनों पक्ष चल रहे हैं। यही लोकतंत्र है, यही हमारा संविधान है, यही नीति है, यही रीति है, यही पद्धति है। सबकी बात सुनना चाहिए। बिल्कुल सही बात कही। जिस तरीके से एक केस की दलील ने, जो हाई प्रोफाइल नहीं, बहुत बड़ा मीडिया ट्रायल केस था, जैसा बताया कि वर्ल्ड के टॉप 10 केसों में से दूसरे नंबर पर रहा, उस केस की रूपरेखा चेंज करने में एक बयान, एक मजबूत पक्ष की तरह रखा था, जिसका आज सब लोग यानी कि मीडिया भी मानता है कि एक तरफा कभी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, दूसरे पक्ष को भी सुनना चाहिए। ये इस केस से निकल के आया था। यानी कि क्या होता है, भाव में नहीं बहना चाहिए कि एक तरफा ही खबर चल गई। अरे जिस पीड़ित ने, यानी कि जो अपराधी है, उसका भी पक्ष जानो कि अपराध किया किस उसमें गया है। इस केस से बहुत सारी चीजें, जैसे अभी निक्की का ही जिक्र कर दिया, तो निक्की के केस में हम बाद में आएंगे। अब हम निर्भया केस से निकलने के बाद हम बात करते हैं हापुड़ या हाथरस जैसे मामले। आपने पीड़ितों को, आरोपियों का बचाव किया, ऐसा केस लेने वालों का दृष्टिकोण कहता है। क्योंकि हाथरस कांड जो था, जैसे आपने भोले बाबा का भी जिक्र किया था, हाथरस रेप प्रकरण हुआ, हाँ, उस समय भी हुआ। उस समय भी सरकार को लोग कहे इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। जी। वो भी राहुल जी जहां पहुंच जाएं, हाँ, प्रियंका जी वहां पहुंच जाएं, मेरे लिए तो बहुत कठिन हो जाता है काम, जी, और कई मामलों में आसान हो जाता है। जी। एक पक्ष दूसरा आ जाता है कि हाँ, और राहुल जी पहुंचते हैं। राहुल जी तो एपी सिंह को फॉलो करते रहते हैं। एपी सिंह क्या किया तो राहुल जी पहुंचो, प्रियंका जी पहुंचो, तुरंत रहते हैं। वो वहां पहुंचे, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। उस समय भी कहा हाथरस में जातिगत आरोप लगाया गया कि राजपूत दरिंदे, ऐसा करके कहा गया, चारों लड़के राजपूत। लेकिन वो हमने कहा सीबीआई जांच कराई। अब सीबीआई जांच हुई, अलीगढ़ में ट्रायल चला,
फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी, फास्ट ट्रैक कोर्ट ट्रायल हुआ और हमने पूरा किया और 3 को उसमें से 22 जज बरी किया गया और एक एक्यूज जो था उसका आपसी झगड़ा था, उसके नाम का, उसी के जो मृतका थी उसके भाई का नाम भी वही था और एक्यूज का भी नाम थे, वो नाम ले रही थी अपने भाई का, इसने मारा, उन्होंने उसको एक्यूज बना के झगड़ा का दिखा के झगड़ा रहा और सब बरी हुए, 22 जज बरी हुए ट्रायल कोर्ट से। राहुल गांधी जी अभी भी पहुंचे खैर कहने के लिए कि गलत बरी हो गए, तो मैंने कहा साहब अब गलत तो आप भी बरी हो जाते हो फिर तो सुप्रीम कोर्ट से, तो आप मतलब राहुल गांधी को कभी आपने ऐसा बोला है कि आप गलत बरी हो जाते हो? मैंने बोला, मिले थे कार्यक्रम। तो जैसे अभी शुरुआत में जैसे आप जिक्र कर रहे थे तेजस्वी का, तो तेजस्वी कहाँ, मतलब तेजस्वी से मुलाकात हुई थी क्या? तेजस्वी एक फंक्शन में थे, तेजस्वी यादव जी बहुत अच्छे हैं, मैंने उनके पिता पर किताब भी लिखी थी, लालू प्रसाद यादव, अब प्राइम मिनिस्टर मेकर। अच्छा, लालू प्रसाद यादव का जब जलवा था तब लिखा, तो लिखी थी किताब, उन्होंने खुद मोचन की थी, राइज एंड फॉल। फिर दूसरी किताब मैंने लिखी राइज एंड फॉल, किस तरह से लालू यादव ऊपर उठे, किस तरह से चारा घोटाला में बहुत नीचे तक आ गए। रांची में मिलता था, जब रांची में जो बिरसा मुंडा जेल है तो वहाँ हमारे और कन्विक्ट थे, एक दो फांसी वाले मुलजिम थे, तो उनको हमने बचाया था सुप्रीम कोर्ट से झारखंड के, तो मैं जाता था तो लालू यादव का तो इतना तो था ही, खैर रांची बिरसा मुंडा तो मिलते थे, बहुत अच्छी तरह मिलते थे, बात करते थे, तो उनके पास भी टाइम था और हमारे पास भी वहाँ टाइम होता था, मोबाइल फ़ोन बाहर होता था, लालू यादव अंदर होते थे, पी सिंह भी मिलते थे बैठ के। तो कहा कहीं नहीं, अभी उन्होंने कहा भी 3 दिन पहले कि आप बिहार आ जाइए, आजकल वोट बन रहे हैं, आपका ही वोट बनवा देते हैं और बिहार से चुनाव आपको लड़ाते हैं और फिर आपको राजनीति में आगे बहुत बढ़िया पहुंचा देंगे आपको। अरे मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने वहाँ मुझे कोई जानता है क्या बिहार में? अरे कहीं वहाँ तो आपका डंका बजता है। उन्होंने बता दिए कि आनंद मोहन का केस आपको कौन नहीं जानता है, अररिया आरती यादव छोटू यादव केस, तो मैंने अच्छा फिर तो इसका मतलब आप भी देखते हैं। जैसे आपने आनंद मोहन का जिक्र किया, तो आपने आनंद मोहन का केस लड़ा था? हाँ लड़ रहा हूँ अभी सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट। तो आनंद मोहन का कुछ ऐसा किस्सा बताइए जो अभी तक किसी को ना पता हो, कुछ ऐसा किस्सा कि आखिर आनंद मोहन इतने बड़े बाहुबली कैसे बने, क्या है ऐसा, मतलब कोई आनंद मोहन तो अपनी गरीबों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों, मजदूरों, मजलूमों के मसीहा के रूप में काम किया। उन्होंने पूरे परिवार को एक ही शिक्षा दी, कभी भी कोई तुम्हारे दर पे आए, दरवाजे पे आए, चाहे रात में आए दिन में आए, उसका काम करना, उसके लिए समर्पित हो जाना, वो तुम्हारे दर पे आया है, तुमसे मांगने आया है, उसके लिए काम करना, यह आनंद मोहन की खूबी है। एक बड़ी बात, आनंद मोहन सिंह पे जेल में लगा दिया आरोप की, वो जेल में जब रहते थे, गर्मियों का मामला था, लुंगी और बंडी बनियान और वो पहन के रहते थे, ठीक है, और दिखा दिया गया कि उनकी शर्ट में मोबाइल फोन रखा था। अब वो यही कहें कि एपी सिंह मैं तो जेल में शर्ट कभी पहनता ही नहीं, यही इन्होंने ऊपर शर्ट में कैसे रख दिया, मेरी बंडी में तो जब नहीं जेब ही नहीं है, वैसी वाली बनी होती हैं, और लुंगी रखते थे, वो वही पहनते थे, गर्मी होती थी वहां। अब कोई उस तरह के वो नहीं थे बाहुबली कि जिन्होंने सत्ता का, सरकार का प्रयोग करने के लिए, जैसे उत्तर प्रदेश में कुछ माफियाओं के लिए कभी तालाब बन गए थे, वहां तालाब में मछलियां उनके स्वाद की रखी जाती थी, तालाब खोद के किस स्वाद की मछली खाएंगे, उनके लिए तालाब और फ्रिज रखे जाते थे। आनंद मोहन ने अपनी बाहुबली या विशेषता का जेल में ऐसा प्रयोग नहीं किया, सबके साथ रहते थे, तो वो इसी बात को कहते रहे कई बार कि ये कैसा मामला है, ये कैसे कर दिया गया, जेब कैसे दिखा दी गई। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हो जाता है, चल जाता है, तो सब आप जानते हो। तो ये किसी को नहीं पता, लेकिन ये बात जैसे आनंद मोहन की एक ऐसी व्यक्तिगत बात बता दी जो अधिकतर, क्योंकि ये टीवी मीडिया सीडी कहीं नहीं चली, क्योंकि ऑब्वियसली आनंद मोहन और एपी सिंह के बीच की बात थी, जो आज मीडिया में उन्होंने बताया कि आनंद मोहन एक बाहुबली से हटके वो किस टाइप के इंसान, बहुत सा हृदय इंसान, हर एक के लिए हर समय तत्पर रहता। आज भी उनका बेटा मिनिस्टर के रूप में है एक तरह से बिहार में, चेतन आनंद बिल्कुल विधायक है, उनकी पत्नी वर्तमान में सांसद हैं, लवली आनंद जी वर्तमान में सांसद है। सबको यही बताते हैं कि आम जनता के काम के लिए आप बने हैं, आम जनता के सुनने के लिए आपको पद मिला है, लोकतंत्र है, राजतंत्र खत्म हो गया है, सिरों को याद रखोगे, लोगों के लिए ध्यान करोगे तो लोग तुम्हें राजा बनाए रखेंगे, और उनके लिए घमंड में आ जाओगे तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। आज भी उनका कहना है, मतलब आनंद मोहन का। और यही बात सत्यपाल सिंह यादव जी कहते थे।
सत्यपाल सिंह यादव शाहजहांपुर से सांसद सत्यपाल रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे, आजकल उनके बेटे राजेश यादव हैं, विधायक रहे, ये सब हैं, सब उनके, ठीक है। तो वो भी यही, सत्यपाल सिंह यादव का यही कहना था, नेता प्रतिपक्ष थे। और उनकी एक बात बताता हूं, शाहजहांपुर में जाते थे हम पिताजी के साथ, कभी कभी जाते थे, तो एक दिन की बात है, वो डीएम के यहाँ पहुंचे, सत्यपाल सिंह यादव डीएम के यहाँ पहुंचे। पहले चिक पड़ी रहती थी बांस वाली, खसखस की, उसमें पानी डाल दिया जाता था गर्मियों में, तो हटाई, लोगों ने हटाई और पहुंचे। डीएम कुछ कर रहे थे, डीएम साहब कुछ कर रहे थे, लिख रहे थे, उठे नहीं। सत्यपाल सिंह खड़े हो गए जाके, और डीएम नहीं उठा। सत्यपाल सिंह क्या, इट इज नॉट डिफेमेशन ऑफ ओनली सत्यपाल सिंह यादव, इट इज अ डिफेमेशन ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली उत्तर प्रदेश। एमएलए थे उस समय, नेता प्रतिपक्ष में नहीं। दबदबा देखिए, प्रभाव देखिए, तेरी की। अब वो डीएम घबरा गया कि ये तो कौन सा एमएलए आ गया, क्योंकि वो शिवाजी एलएलएम एडवोकेट के साथ सत्यपाल सिंह यादव मास्टर ऑफ लॉ भी थे। मैंने उनसे प्रेरणा लेके एलएलएम किया, और मुझे बहुत मानते थे, प्यार करते थे। तो वो किसी को नहीं पता, लेकिन इस तरह से अधिकारियों का प्रयोग करना और मुस्कुराहट के साथ, वो तो डर गया, लेकिन बाहर आके बोले मुस्कुरा के, देखा ये होता है एमएलए की पावर। वो एक मतलब उन्होंने दिखाया कि एक मूवी भी बनी हुई है कि एमएलए का पावर, कि एमएलए का पावर क्या होता है। हाँ, इट इज नॉट डिफेमेशन ऑफ ओनली सत्यपाल सिंह यादव। ऑफिसर्स अपने आप को, इस समय यूपी में एक नया रोल ही चलता है कि इस समय ऑफिसर्स जो हैं वो अपने आप को सब कुछ मान बैठे हैं। इस समय देखा जाए तो मिनिस्टर्स हों चाहे एमएलए हों, ये लोगों का कहना है, लगातार मीडिया में भी बनी रहती हैं ऐसी बातें। और एक बार और सत्यपाल सिंह यादव ने बात कही, एक बार जा रहे थे, हमारे पास विल्लीज जीप थी, विल्लीज जीप लेफ्ट हैंड ड्राइव, विल्लीज जीप होती थी पेट्रोल की, लेफ्ट हैंड ड्राइव होती थी, और उस पर बैठे जा रहे थे, क्योंकि उनकी गाड़ी थोड़ी सी नीची थी, एम्बेसडर थी, तो वो फंस जाती थी, तो वो हम जीप की थोड़ी क्षमता ज्यादा, वो चली, मैं ड्राइव कर रहा था, वो बैठे थे। अच्छा, वो फंस गई, पिताजी भी बैठे थे, वो फंस गई। अब उन्होंने कहा कोई निकालने ना आए, उधर उधर काम कर रहे खेतों पे, कहीं अभी रुको निकालेंगे। डंडा उठाया, कहीं तुम नहीं आ रहे निकालने। मेरे पिताजी से कहा कि ये बोलना है आपको कि दरोगा जी नहीं नहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ दरोगा जी, ये बोलना, देखो सब आ जाएंगे। और लेके डंडा वो दौड़े, अरे दरोगा जी रुक जाओ आ जाएं। तो उन लोगों को लगा कि ये दरोगा जी है, नॉट सत्यपाल सिंह यादव, नेता प्रतिपक्ष थे, तो उससे ऊपर, तो कि दरोगा जी के नाम पे आके करेंगे। तो ये बात मुझे, जब मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक बार पेश हो रहा था, तो चीफ जस्टिस ने कही कि देश में दो लोगों की बड़ी पावर है, एक तो दरोगा, एक लेखपाल। दरोगा जो लिख देता है वो सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, और लेखपाल जो लिख देता है रिकॉर्ड में वो भी सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। कोई बदल नहीं पाता, कोई काट नहीं पाता, इंटरप्रीट कर सकते हैं लेकिन बदल कोई नहीं पाता। तो ये सच्चाई थी, ये मुझे याद आया, जो तथ्य कभी किसी के सामने नहीं बोले गए, वो चीजें सच्चाई है, वो सच्चाई, मतलब ये माना जाता था। और आज भी वैसे भी आईओ के पास इतनी पावर होती है कि वो केस में जो लिख के, हाँ लिख के चला, वो नहीं फाड़ा जा सकता। तो इस तरीके की बातें जो आज चल रही हैं, जिस तरह से आपने देखा, सतपाल सिंह, लोग नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन सतपाल सिंह एक बहुत बड़ा नाम था, क्योंकि ये पश्चिमी कृषि मंत्री रहे, केंद्रीय कृषि मंत्री रहे, सांसद रामविलास पासवान जी को तो लोगों ने कहा कि ये समय के साथ चलते हैं, लेकिन सत्यपाल सिंह भी समय के साथ चलते थे, और अपने जीवन काल में सांसद भी बने रहे और अच्छे अच्छे मंत्री भी बने रहे, पदों पर बने रहे। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है कि सतपाल सिंह का बहुत बड़ा नाम आता है इधर पश्चिमी यूपी में, देखा जाए तो उस समय के नामों में। तो आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, जैसे कि सीमा हैदर केस की सब लोगों को, सबसे ज़्यादा लोगों को क्यूरियोसिटी रहती है इस समय, क्योंकि मीडिया ट्रायल में सबसे ज़्यादा, आज के समय सबसे सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा चलन चल रहा है। हर कोई रील पे, हर कोई सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, जब देखो तब सीमा हैदर एक नाम चलता रहता है। और वो सीमा हैदर, मैं आज वो जानना चाहता हूँ, उस कड़ी को शुरुआत से जानना चाहता हूँ कि सीमा हैदर इंडिया में आती है, शुरुआत होती है, और एक नोएडा, यानी कि हम जहाँ बैठे हैं, गौतम बुद्ध नगर का जो तहसील है जेवर, उसमें रबूपुरा गांव है, उस गांव की रहने वाली है लड़का जो सचिन। आपको जब ये मीडिया ट्रायल हुआ तब आपको पता चला, या किसी ने आपको कनेक्ट किया? मैं शुरुआत से थोड़ा ये, हाँ, इसमें ये मुझे तो नहीं पता था। मैं उस दिन भी, जब ये लोग बराबर संपर्क में थे, 2 बार मेरे ऑफिस में आए थे। ये किसान है, मास्टर स्वराज सिंह, भारतीय किसान यूनियन मास्टर स्वराज सिंह, और भारतीय किसान यूनियन भानु प्रताप सिंह, ये किसानों के, मेरे किसानों के उस समय से, जब किसान बिल वापस कराए थे, तब से मेरे मुरीद थे। मतलब क्लाइंट तो बहुत पहले से थे, सम्मान तो बहुत पहले से, मुरीद हो गए थे कि आपने हमें जीत दिला दी, तो बस ये आपके लिए हो गया। तो इन्हें बहुत बड़ा विश्वास था, और ये क्षेत्र इनका लगता था। तो ये लोग एक बार पहुंचे, तो मैं बॉम्बे हाई कोर्ट गया हुआ था,
तो वापस आ गए, बताया। फिर बाद में आए और इनके फादर भी आए, सचिन भी के फादर मदर आए वहाँ ऑफिस में, हमारे मानसरोवर गार्डन पे आए, बताया। तो कि ऐसे ऐसे मामला है और ये स्पाई है, आतंकी जासूस, ऐसे ऐसे करके आ गई है। ये उन्होंने किया, ऐसे आरोप मीडिया में चल रहे, सचिन पर ऐसे आरोप लग रहे हैं, पुलिस तो उसे आतंकी बनाए बैठी है। शुरुआत जैसे वो सचिन की फैमिली कनेक्ट आपको कौन लेके कोई किसान, जो किसान लेके, हाँ किसान लोग, ये किसी को बात, ये किसी को पता नहीं। हाँ हाँ, क्यूरियोसिटी है, लेकिन कैसे पहुंचे, क्योंकि वो कोई हार्डकोर क्रिमिनल नहीं, हैबिचुअल क्रिमिनल नहीं, कोई जेल नहीं रहे। हाँ, मतलब कोई केस लेते क्योंकि कारण क्या था कि जेल, वकील की मशहूरियत तो जेल में होती है, क्योंकि जेल में लोगों के पास कोई और टाइम ही नहीं, सिर्फ वकील के बारे में बात करना, कोर्ट के बारे में बात करना, केस के बारे में बात करना। तो वहां हमारी मशहूरियत होती है, और ये कोई जेल तो ऐसे रहे नहीं थे हार्डकोर। तो लेकिन ये लोग लेके आए, तो उसके बाद जो पता चला तो मैंने बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे, मैंने कहा मैं कर लूंगा केस, लेकिन मैं एक बार पहले उससे मिलूंगा। मैं जानना चाहता था कि मैं भी कहीं धोखे में तो नहीं रह जाऊं, स्पाई होते भी हैं, जासूस होते भी हैं। आपने कहीं ना कहीं एक अपना नैतिक भारतीय की नैतिक, हाँ, वो मैंने कहा मैं बात करता हूँ। फिर मैं आया, फिर वहाँ उससे मिला, टूटा फूटा घर था, अब तो अच्छा बन गया है, अब और अच्छा बन जाएगा। तो उसी में थी, बैठी, लाइट जाती थी, कभी आती थी। तो फट्टे से बेचारी जब लाइट चली गई तो पंखा झलने लगी और बताने लगी हमें। सीमा बैठ गई ऐसे, सीमा मीना बैठ गई ऐसे, और पंखा झल। हमारे साथ हमारी बहन गीता चौहान एडवोकेट हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट की लाइफ टाइम मेंबर वो थी, और थे, सब लोग थे। तो हमने कहा सब लोग देखना, मैं सबको बता दिया गाड़ी में, सब वॉच करना इसका किस तरह से क्या है व्यू, क्या लगता है। तो उसकी बातों से पूरी बातें की हमने कहा नहीं, ये प्यार में आई है, प्यार में अंधी है, क्योंकि हमने लैला मजनू को तो नहीं देखा था, श्री फरियाद हीर रांझा को नहीं देखा था, सुना था। तो मैंने कहा ये अररिया की आरती यादव, छोटू यादव का केस इससे पहले लड़ा था, निपटाया था मैंने, तो वो प्यार मैंने देखा था कि उस लड़की ने जब अपने माता पिता परिवार वाले 10 लोगों को बंद करा दिया सिर्फ अपने प्रेमी के लिए, छोटू यादव के लिए, तो मैंने कहा प्यार तो है। तो फिर मुझे लगा, फिर मैंने देश के महामहिम राष्ट्रपति जी की याचिका लगाई और वो सारा प्रोसेस किया, और मैं धन्य मानता हूं कि मेरी ऑब्जर्वेशन सफल रहा और सही रहा, और उसका सनातन धर्म पूरी तरह से ग्रहण करके हर तीज त्यौहार मनाती है, पूरा तरह से करती है। लगातार वैसे देखने में भी आता है कि कोई भी त्यौहार हो, कोई भी फंक्शन हो, सचिन मीना और सीमा मीना दोनों की फोटो हमेशा मीडिया में वायरल रहते हैं। इस समय देखा जाए तो एक मीडिया की सनसनी का हमेशा, एक नोएडा के अंदर कोई खबर बनेगी, अगर कोई चीज़ ऐसी है तो वो जरूर दिखाया जाता है, ये मीडिया में रहता है। लेकिन जैसे आपने बात करी कि बताया, तो उस समय जैसे सीमा जब ये आई थी इंडिया में, कैसे कैसे आई थी, इस बारे में थोड़ा सा बताया। हाँ, मैंने सारा पूछा, मैं यही जानना। वो 2 बार, एक्चुअली वो पहली बार आई थी काठमांडू तक, वैलिड पासपोर्ट, वैलिड वीजा के लिए आई थी शारजहां से। डायरेक्ट फ्लाइट काठमांडू के लिए पाकिस्तान से नहीं है, इस्लामाबाद से, वहां से शारजहां गई, शारजहां से काठमांडू आई। काठमांडू आके सचिन यहां से पहुंचा, वहां मतलब नेपाल पहुंचे। 7-8 दिन ये साथ रहे एक दूसरे, हाँ एक दो, और वहां शादी की। वहां उस शादी में ये 2 लोग शामिल थे, अपने शादी की, और उसके बाद इसने कहा कि अब चले इंडिया, चलते हैं सचिन को, जैसे एक सोचा जाता है, क्योंकि बच्चों को छोड़ के आई थी। लेकिन सचिन ने कहा नहीं, बच्चों के बिना मां नहीं और मां के बिना बच्चों के नहीं। ये 2 लाइनें, जबकि सचिन किसी के बच्चे पैदा किए हुए, किसी के पाले कहीं के बच्चे, लेकिन सचिन ने कहा नहीं, मां के बिना बच्चे नहीं और बच्चों के बिना मां नहीं। एक अविवाहित कुंवारा व्यक्ति जिसे बच्चों का अनुभव नहीं, बच्चों का जीवन नहीं, जब उसने कहा, सीमा आज भी कहती है कि भैया एक बात इनकी मेरे को गदगद कर गई, मेरे को छू गई, कि क्या भारत में ऐसा भी कोई व्यक्ति हो सकता है, क्या ऐसा भी कोई प्यार करने वाला, मुझे चाहने वाला हो सकता है, जो हमारे बच्चे पैदा किए हुए अपना मान रहा है। और सीमा ने कहा कैसे पालोगे, कहीं मैं बाद में रोटी खाऊंगा, पहले तुम्हारे बच्चों को खिलाऊंगा, मैं बाद में कपड़े पहनूंगा, पहले तुम्हारे बच्चों को पहनाऊंगा, बस इससे अधिक मैं कुछ नहीं कर सकता। सीमा गदगद हो गई और कहा नहीं, जाओ और बच्चों को लेके आओ। सीमा वापस गई और बच्चों को भी सब पूरा पासपोर्ट, वैलिड पासपोर्ट वीजा से काठमांडू तक आई। काठमांडू और भारत का रिश्ता रोटी और बेटी का है, बिल्कुल है। वहां तो कुछ गलत है नहीं, रोटी सीता माता वहां की और भारत के प्रभु श्री राम, तो हमारा तो रोटी बेटी का नाता है नेपाल का, और इस बात को हम मानते हैं। नेपाल के लोगों को हम आज भी पूरी तरह से मामा की दृष्टि से देखते हैं और मानते हैं। तो फिर वहां से वो आ गई। ये आने का रास्ता उसका इनवैलिड था, गलत था, जिसकी वजह से उस पर FIR हुई।
और फॉरेनर एक्ट के तहत, और जिसकी इन्वेस्टिगेशन चले और उसी के तहत इन्वेस्टिगेशन। मैंने कहा सीबीआई से आप जांच कराइए, ऑनरेबल हाई कोर्ट के 4 नहीं 5 नहीं जजेस से, रिटायर्ड जजेस की निगरानी में जांच कराइए, जिससे जांच करानी हो आप एमएचए से कराइए, जो जांच कराइए। अगर सीमा आज भी आपके चैनल, आपका चैनल पूरी दुनिया में नंबर 1 के रूप में देखा जाता है, आप पूरी दुनिया को एक इस तरह से देते हैं जो मीडिया का काम होता है खबर को, और मैं गर्व करता हूं कि ऐसी निष्पक्ष पत्रकारिता जीवन में होनी चाहिए। मैं आज भी आपके चैनल पर जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, आप जांच करें। अगर सीमा स्पाई है, जासूस है, आतंकी है, तो आप एक बार के बजाय उसे 2 बार फांसी पे लटकाइए। रस्सा मैं खींचूंगा और देश में राष्ट्रद्रोह को नहीं होने दूंगा। लेकिन अगर प्यार में आई है, अगर इज्जत से आई है, अगर सम्मान से आई, तो उसे स्वीकार कर लिए। बुद्धम शरणम गच्छामि, आए हुए व्यक्ति को आप स्वीकार कीजिए, शरण दीजिए, शरण में ले लीजिए उसे और अपना बना लीजिए। और देश के लोगों का भी धन्यवाद करता हूं। इस देश के सभी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लोगों ने पूरी तरह से सीमा को प्यार दिया, सीमा के बच्चों को प्यार दिया, सम्मान दिया। रुपए की भी कमी नहीं छोड़ी, तोहफों की भी नहीं कमी छोड़ी, सम्मान की भी कमी नहीं छोड़ी, और आज भी लगातार उसके साथ लगे हुए। बहुत बड़ी बात कही है आपने, जिस तरह से सीमा हैदर को आपने एक पाकिस्तानी मूल की महिला के लिए प्यार की खातिर, जो यहाँ पे जैसे एक मूवी भी बनी हुई है गदर, जिस तरीके से मूवी में दिखाया गया है, लेकिन आपने कहीं ना कहीं इसका एक कानून की मजबूत लड़ाई, जिसमें मीडिया ट्रायल सबसे ज्यादा, गवर्नमेंट का सब तरफ से ज्यादा, कहीं ना कहीं एक सनातन के प्रति सनातन धर्म भी अपनाया सीमा। हाँ, सीमा तो, तो जाहिर सी बात है ये प्यार की ही खातिर होता है ये लगातार। और आप डंके की चोट पे भी कह रहे हैं कि जितनी भी एजेंसियों से जांच कराना चाहें करा ले सरकार, क्योंकि रीजन, अगर प्यार सच्चा है तो सब सामने आ जाएगा, नहीं होता है वो भी सामने आ जाएगा। और मैं तो बचपन में वो गाना सुना था, 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, ओ जुल्मी तेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई, तू बैठा चौबारे पर और तेरी का जान कदमों। मैंने कहा वाह, ये तो सच्चाई हो गई है, ये तो सच है। और दिखा दिया उसने कि आ गई आ गई। मैं गाने में सुनता था 7 समंदर पार में तेरे, बस सुनता था। हमने कहा देखो मौका अवसर है, अब आ गई तो आ गई, पर ठीक है। और बुद्ध की जैसे सीमा हैदर के लिए, सीमा मीना के लिए, जो अब सीमा मीना हैं, उनके लिए एपी सिंह से जैसे जो भाई भी बन चुके हैं, इतने मजबूत और इतने स्ट्रांग व्यक्ति का साथ मिल जाए तो ये हर लोगों के लिए कहाँ नसीब होता है। देखा जाए तो एक भारत के अंदर मानवता आज भी जिंदा है। ये डॉक्टर एपी सिंह ने आज भी एक मिसाइल पूरे विश्व में प्रख्यात हो चुके हैं। इसलिए सिर्फ एक सीमा हैदर केस नहीं, सीमा मीना केस है ये। और उस केस का एक और महत्व रहा, इसी तरह का सोनिया अख्तर थी। सोनिया अख्तर बांग्लादेश की थी। हाँ, सोनिया अख्तर बांग्लादेश से वो देख के आई, मुझे ढूंढ के आई, अपने बच्चे को, छोटे बच्चे को लेके आ गई मेरे ऑफिस में कि भैया राखी लेके आई। हाँ, राखी लेके आई, मिठाई लेके आई कि भैया जैसे सीमा को बसा दिया आपने, वैसे मुझे भी बसा दो। उसका पति यही नोएडा में रहता था, वो शादी करके वहां से चला आया था बांग्लादेश से, धर्म परिवर्तन करके शादी। कहीं क्या होगा, क्या मुझे भी धर्म, सीमा ने, सोनिया ने कहा, मैं भी एक्सक्लूसिव, आज तक मैंने नहीं बोला कि क्या भैया यहाँ भारत में लड़ने के लिए केस धर्म बदलना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं धर्म बदलना पड़ेगा। तुम सोनिया अख्तर थी, सोनिया अख्तर हो और सोनिया अख्तर रहेगी। और तुम्हारा बेटे शान इब्ने मौज था, वही रहेगा, मुस्लिम रहेगा, इस्लाम धर्म को मानने वाला रहेगा। और मैं तुम्हारे पति को दिलाऊंगा, कोर्ट से दिलाऊंगा, मुस्लिम मैरिज लॉ से दिलाऊंगा। और मैंने आदेश करा के, 30,000 कोर्ट से आदेश करा के करवा चौथ वाले दिन सोनिया अख्तर को उसके पति के घर पुलिस प्रोटेक्शन में भिजवा दिया। सोनिया अख्तर आज भी इस बात को मानती है, आज इस बात को समझती है, उसने भी राखी बांधी। तो बात इससे फर्क नहीं पड़ता कि सनातन धर्म है, इस्लाम धर्म। लेकिन अगर कोई बहन बेटी चाहे बांग्लादेश की हो, चाहे पाकिस्तान की हो, चाहे किसी देश की हो, वसुधैव कुटुंबकम का नारा हमारा सर्वमान्य है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हमने केवल लिखा नहीं, पढ़ा नहीं, अपने जीवन में अपना के रखा है। बहुत बड़ी बात कही है आपने, क्योंकि ये जो आज के समय की मीडिया है, आज के समय के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं धर्म को जोड़ के ले ही आते हैं। और जैसा कि मैंने भी ये मुद्दा सनातन को छेड़ा, क्योंकि इस समय की सबसे बड़ा एक ही प्लस पॉइंट है धर्म। लेकिन इस बात को भी क्लियर कर दिया डॉक्टर एपी सिंह साहब ने कि धर्म और मजहब से कोई लेना देना नहीं है। अगर दो लोग जिनका कोई एक मानवता सबसे पहले इसमें दिखाई गई है, क्योंकि मानव से, मानवता से बड़ा कुछ भी नहीं होता। अगर जो चीज़ सत्य है वो सत्य ही रहेगी। तो इन्हीं क्रमों में आगे और भी बढ़ेंगे, जैसे कि लोग लगातार महिलाओं से जुड़े कानूनों में आपके किन किन बदलाव की जरूरत लगती है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो हमारे यहाँ आज लोग कहते हैं कि आज महिला सशक्त हो गई। नहीं, गलत, धोखा है। महिला उस समय सशक्त थी जब राजा दशरथ युद्ध कर रहे थे।
जी। और उनके साथ रथ पर केकई बैठी थी। युद्ध भूमि में, रणभूमि में युद्ध कर रही थी। महिला उस समय सशक्त थी जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने कहा, अपने बच्चे को पीठ पे बांध के अंग्रेजों से कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। उस समय सशक्त थी। सशक्त थी उस समय जब रजिया सुल्ताना थी। सशक्त थी उस समय जब पद्मावत और हाड़ा रानी, जब खिलजी पहुंचा, मैं पद्मावती के सौंदर्य को टच करूंगा। पद्मावत ने कहा, पद्मावती इतनी हल्के में नहीं है, वो छत्राणी है, वो राजस्थान की राजपुतानी है। जब खिलजी दौड़ा चला आ रहा था, उसके सौंदर्य से मोहित होकर जब दरवाजा तोड़कर पहुंचा, उस समय तक पद्मावत अपनी सैकड़ों रानियों के साथ अग्नि स्नान कर चुकी थी। इस बात का चित्तौड़गढ़ गवाह है। तो ऐसी उस समय सशक्त थी। उस समय सशक्त थी जब राजा हाड़ा रानी की नई नई शादी हुई थी। उनके पति युद्ध कर रहे थे। उनके सेवादारों ने बताया कि राजा साहब पीछे देख रहे हैं, महल की तरफ तुम्हें देख रहे हैं, तुम खड़ी हो अटारी पर, इसलिए युद्ध नहीं कर पा रहे हैं, लगता है हम युद्ध हार जाएंगे। हाड़ा रानी ने कहा, नौकर को बुलाया, खड़ा हो, यहां तलवार ला, थाल ला और यहां खड़ा हो, और मैं अपनी सिर काटूंगी और इस थाल में लेके राजा के रथ के सामने रख देना और कहना, हाड़ा रानी ने सिर्फ एक ही बात कही है कि राजा साहब, मेरे प्यार की निशानी हो तुम, युद्ध जीत कर लौटो। यह हाड़ा रानी की अंतिम इच्छा है। नौकर की कहां हिम्मत थी रुकने की। उसने काटा, सिर गिराया और नौकर ने अपने थाल में लिया और भागता चला गया कि हाड़ा रानी की अंतिम इच्छा थी कि राजा साहब तुम युद्ध जीत कर लौटो। फिर तो राजा साहब को कौन हरा सकता था? फिर कौन हरा सकता था? मिनटों में जो युद्ध महीनों चलता, वो घंटों में युद्ध को समाप्त करके, जीत करके उन्होंने हाड़ा रानी का अंतिम संस्कार किया। कि तब महिला मजबूत थी। आज तो महिला को 30% आरक्षण हमारे मोदी जी को देना पड़ रहा है। आज तो महिला आयोग, महिला हेल्पलाइन, महिला हेल्प डेस्क, महिला थाना, महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट, महिला मंत्रालय, इतने साधन बना दिए गए। आज पुरुष आयोग कहां है? पुरुष हेल्पलाइन कहां है? पुरुष हेल्प डेस्क कहां है? पुरुष थाना कहां है? पुरुष फास्ट ट्रैक कोर्ट? अरे पुरुष के लिए भी हेल्पलाइन तो बनाइए। ये पुरुष मरते जा रहे हैं, शिलांग में मर रहे हैं, मेरठ में मर रहे हैं, मार के उस पर सपेरा से सांप डाला जा रहा है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का व्यक्ति मर रहा है, मानव शर्मा की हत्या मौत हो रही है आगरा में। ये मर रहे हैं, पुरुष मरते जा रहे हैं, वो भी तो किसी के लाल हैं, वो भी तो किसी के बेटे। अरे साहब, सरकार वालों, न्याय वालों का, और आप जैसे मीडिया, वरिष्ठ मीडिया के लोगों से मैं अनुरोध करूंगा, सरकार से इतनी मांग को तो कीजिए, मरता हुआ पुरुष कहीं एक कॉल तो कर दे, कहीं एक सुनवाई तो कर ले, एक पुरुष हेल्पलाइन तो बना दो, पुरुष हेल्प डेस्क को बना दो, पुरुष थाना तो बना दो, पुरुष के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट एक लाइन तो दे दो। उसकी आज महिला की आइडेंटिटी कभी सामने नहीं आती। पुरुष दरिंदा बना के दिखाया जाता, ब्रजभूषण सिंह दरिंदा। और जब हम उसको पटियाला हाउस कोर्ट से, गोमती मनुचा जी की फास्ट ट्रैक कोर्ट से क्लीन चिट दिला देते हैं, केस खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है, तब वो इतनी खबर पहुंचती है, ब्रजभूषण सिंह सांसद का केस क्लोजर रिपोर्ट लग गई। उससे पहले वो फ्रंट में होता था, ब्रेकिंग होती थी, लगातार जंतर मंतर पर उनके विरोध में। ये भेदभाव क्यों? अगर हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब का संविधान कहता है समानता होनी चाहिए, एकरूपता होनी चाहिए, महिला पुरुष समान है, रंग रूप समान है, जाति भेद नहीं होना चाहिए, तो फिर ये भेद क्यों? क्यों पुरुष यहां मर रहा है? क्यों पुरुष मारा जा रहा है? क्यों पुरुष की हत्याएं हो रही हैं? वो भी तो किसी का लाल है, वो भी तो किसी का बेटा है, वो भी तो ऐसी राखी बांध के रखता है। उसकी बहन भी तो इंतजार करती है रक्षाबंधन पर। क्या मानव शर्मा की बहन नहीं इंतजार करेगी? क्या कंप्यूटर इंजीनियर की हत्या हुई, क्या जो मेरठ में मारा गया उसकी बहन हर साल नहीं रोएगी? क्या शिलांग में जो ले जाके इंदौर से मारा गया उसकी बहन हर साल रक्षाबंधन और भैया दूज को थाल सजा कर नहीं बैठेगी? ये सच्चाई है, इसे मानना चाहिए। इस बात के लिए किसी ने नहीं उठाया जो हर किसी के अंदर एक दुख बना हुआ है। इतने सारे राइट महिलाओं के लिए दे दिए गए हैं। ये मैं नहीं कहता, महिलाओं के प्रति कोई भी चीज टिप्पणी नहीं करता। ये बात सिर्फ AP सिंह साहब ने उठा दी कि पुरुषों के लिए भी कोई ना कोई एक हेल्पलाइन होनी चाहिए, पुरुषों के लिए भी कोई आयोग होना चाहिए। इस तरीके की घटनाएं अभी पुरुषों के साथ हुई हैं कि उनको इस तरीके से रूप में दिखा दिया जाता है कि वो तो कोई भी घटना करे उसको इस तरीके से फ्रेम कर दिया जाता है। अरे उसका पक्ष तो जान लो। कोई भी दहेज प्रताड़ित की घटना हो, कोई भी किसी तरीके की घटना हो, आज भी देखे जाते हैं कहीं ना कहीं केस में सच्चाई पूरी पुलिस को पता होती है, उसके बावजूद भी महिला का पक्ष मजबूत रहता है, पुरुष का पक्ष मजबूत नहीं रहता है। लेकिन ये वो डॉक्टर AP सिंह साहब हैं जिन्होंने पुरुष के लिए आवाज उठाने की बात करी है। ये कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जरूरी है और ये सब देखना जरूरी है
कि पुरुष आयोग पुरुष के लिए, पुरुषों के हित की रक्षा के लिए बात करने का जो जिम्मा, बात करने की जो बात है, वो सिर्फ एपी सिंह ने कही। अभी तक कोई उठाने में सक्षम नहीं हो पाया। 80% जी पुरुष, युवक, बेटे जी जेलों में सड़ रहे हैं, झूठे पॉक्सो केस, रेप केस। फिर न्याय मांगा जाता है, फिर वो न्याय कहां रह जाता है जब सेटलमेंट हो जाता है, जी जब मेडिएशन हो जाता है, जब कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, लाखों रुपए का जब लेन देन हो जाता है, तो फिर न्याय कहां रह गया? फिर वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो ये मिसयूज है, जो दुरुपयोग है, जिसकी वजह से जेलें भरी पड़ी हैं। जो आयोग और जो धाराएं जो इस तरीके की बना दी गई हैं, उनका बहुत मिसयूज हो रहा है। ये कोर्ट दुरुपयोग भी हो। मानता है, कहीं ना कहीं लोअर कोर्ट में ये चीजें देखी गई हैं कि इन धाराओं का बहुत बड़ा मिसयूज हो रहा है। लेकिन इन घटनाओं के चक्कर में कई सारे लोग आत्महत्या करके मर रहे हैं, परिवार उनके तबाह हो गए हैं। कई सारी महिलाएं, घर की सास हो, ननद हो, जेठ हो, जेठानी हो, बेमतलब में सबको घसीटा जाता है, जो कभी मिलने भी नहीं गए होंगे परिवार से, जो बारात में नहीं गए, जो लंदन में बैठे हैं। एक 90 साल की बुजुर्ग महिला पर आरोप लगा जी, मैं खड़ा हुआ उसके परिवार की तरफ से कोर्ट में, कहीं नहीं इसका तो बहुत बड़ा रोल है। क्या रोल है? ये फोन पे बोलती थी लंदन से बैठकर कि इतना दहेज दे दे। मैंने कहा लंदन में दहेज मांग रही थी? लंदन से दहेज मांग रही थी, लंदन से दहेज मांग रही थी। 90 साल की बुजुर्ग लेडी, कोर्ट हंसने लगी। मैंने कहा इसे अपने अगले घंटे का नहीं पता है क्या होगा इसका यहां का दहेज वहां पहुंच भी पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन लंदन से दहेज मांग रही है और बस जेल भेजो, सब बुलाओ इसे, लंदन से बुलाओ यहां। तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप झूठे पूरे षड्यंत्र के साथ लगते हैं और एक्सटोरेशन ऑफ मनी, ब्लैकमेलिंग शुरू होती है हमारे युवाओं की, उन परिवारों की। एक गलत महिला की वजह से जो ननद हैं, देवरानी हैं, जेठानी हैं, सास हैं, ताई सास हैं, चचिया सास हैं, खकिया सास हैं, ददिया सास हैं, सबको एक ही डंडे से हाँक दिया जाता है। वो बेचारी पर्दे घूंघट में खड़ी रहती हैं कोर्ट में, वर्षों वर्ष धक्के खाती रहती हैं। उसके बाद उन्हें कहीं न्याय मिलता है, छोटी सी कह दिया जाओ, 18 साल बाद बरी कर दिया। 18 साल का समय आसान नहीं होता, बहुत बड़ा होता है। क्योंकि एक घटना अभी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। एक बरेली में एक ऐसी घटना थी कि उसमें क्या हुआ कि पक्ष चला और जो लड़का था, यानी कि उसके घर वाले जो थे, वो 225 दिन समथिंग जेल में रहा लड़का। एक जज चेंज होते हैं, नए जज कोई आते हैं, तेज तर्रार थे वो। जब फिर से ट्रायल में उनके सामने केस आता है, उन्होंने वो केस देखा, समझा, और समझने के बाद फिर से जब पड़ताल चालू करी, 2-3 डेटों में ही उस केस को समझ गए वो। उसके बाद उस लड़की पे उन्होंने डबल, यानी 225 का डबल किया कि तुम इतने दिन जेल में रहोगी, और डबल जुर्माना भी लगाया। क्या ऐसे कानून कोई अभी हुआ? अभी सुप्रीम कोर्ट में भी हुआ। एक आईपीएस अधिकारी का मामला सर्वोच्च न्यायालय में आया जी। उसने अपने पति को 112 दिन जी और ससुर को 92 दिन जेल में रखवाया जी, और कहा आईपीएस हूं, डोमेस्टिक वायलेशन हुआ। तो जज साहब ने कहा, जस्टिस सूर्यकांत साहब ने कहा कि आप आईपीएस हैं और आपके अपने जुरिडिक्शन में ही आप पे क्रूअल्टी हो गई, फिर आप जिले को कैसे संभालती होंगी? आप जिले को कैसे कंट्रोल करती होंगी? फिर तो पता नहीं कितनी क्रूअल्टी, जब आप खुद पेश करें कि जी सर कहे। नो सर, गलत है आपका। तो कहे मैं अपोलॉजी मांगती हूं। कहे अपोलॉजी यहां नहीं मांगो, रिटन में दो, जाके सोशल मीडिया पे दो, हिंदी के अखबार में दो, इंग्लिश के अखबार में दो, न्यूज चैनल सब पर दो, तब मैं माफ करूंगा। आपने इतने दिन उस परिवार को जेल में रखवाया और झूठा हरासमेंट किया। तो बदलाव आया है, परिवर्तन आया है। परमानेंट एलिमनी, मेंटेनेंस के केस, आज महिलाएं, हमारी मेहनत सफल हुई। आज महिलाएं पुरुषों को, पतियों को मेंटेनेंस दे रही हैं, खर्चा दे रही हैं अपनी सैलरी में से कि लो जी तुम लो, अपने को मेंटेन करो, जब नहीं कमा रहा तो लो जी दो। लो जी, मतलब ये है प्रावधान। है प्रावधान है, बिल्कुल प्रावधान है, चल रहा है। इसी प्रावधान के अंदर जैसे आपने एक अभी लेटेस्ट जिक्र है निक्की हत्याकांड जो समय चल रहा है, निक्की हत्याकांड पर आपने ऐसा बोला है कि दहेज का मुकदमा उस पर नहीं चलेगा जी। ऐसा क्या है, मतलब क्या? थोड़ा 7 साल के अंदर दहेज का 7 साल के अंदर का कानून है जी। अब 9 साल से अधिक शादी हो गई, 9 साल से 10 साल हो गए लगभग, तब स्कॉर्पियो दी, बुलेट दी, वो अब आउटडेटेड हो गई। 10 साल में डीजल की गाड़ी खत्म हो जाती है, एनसीआर दिल्ली में चलती नहीं, वो बेकार हो गई। इतना बच्चे हो गए, बड़ा हो गया परिवार, आज तक CAWCL में कंप्लेंट नहीं, दहेज की नहीं, डिमांड नहीं, पंचायत नहीं, कोई दहेज की कहीं कोई शिकायत नहीं हुई। अभी सीधे आ गई। कब आ गई? जब रील्स बनने लगी। कब आ गई? जब परिवार को बुरा लगने लगा। कब आ गया? जब लिव इन और ये सब चालू हो गया। अब है क्या लिव इन? बिन फेरे हम तेरे, जब तक तुम मेरे तब तक हम तेरे, जब तुम नहीं मेरे तो हम भी नहीं तेरे, बिन फेरे हम तेरे, जिए जाओ जियो जाओ। पहले का गाना आपको याद दिलाता हूं जी। आपका शायराना अंदाज जो है ना, वो बिल्कुल ही अलग है जी।
वो कहते थे, वो एक गाना था, काला कौआ से डरियो, झूठ बोले कौआ कौआ काटे, काले कौआ। कौए से डरियो, मैं मैके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। पहले का गाना ये था। देखिए कितना बढ़िया गाना बढ़िया, था। मतलब उसका एक मैं मैके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। अब पति कहता है तू मैके चली जाएगी, मैं डंडा लेकर आऊंगा। आज की डेट में कोई डंडा लेकर जा सकता है? नहीं जा सकता। नहीं, तो डंडा लेके जाए, डीवीए केस लग जाएगा। मैं मैके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। तो पति बोलता है तू मैके चली जाएगी, मैं डंडा लेकर आऊंगा। फिर पत्नी कहती तू डंडा लेकर आएगा, मैं पेड़ पर चढ़ जाऊंगी। तो कहता है पति पेड़ पर चढ़ जाएगी तो मैं आरी से कटवाऊंगा। तो पति कहता तू, पत्नी कहती तू आरी से कटवाएगा, मैं कुएं में कूद जाऊंगी। पति कहता तो कुएं में कूद जाएगी तो रस्से से खिंचवाऊंगा। तो पति कहता कितना प्यार है, प्यार मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, मैं तेरे को डाइवोर्स नहीं दूंगा, मैं फैमिली कोर्ट में चल जाऊंगा, तेरे को तलाक नहीं दूंगा। कितना प्यार था। मैं तेरे को कुएं से भी निकलवा लूंगा, मैं तेरे को सब कुछ दीवाना हूं, तू मेरी वाइफ है, पत्नी है, शरीके हयात है, ठीक। तो वो कहता है कि इतने के बाद वो कुएं में भी गिर रही है। तो पति कहता है तू मैके चली जाएगी तो सौतन लेकर आऊंगा। जैसे पति कहता है सौतन की बात आती है। हाँ, कि तू मैके चली जाएगी तो सौतन लेकर आऊंगा, इतने में पत्नी शिहर जाती है, हिल जाती है। वो लिव इन की बात नहीं करती। तो वो कहती है तू सौतन लेकर आएगा, मैं मैके नहीं जाऊंगी। तू सौतन लेकर आएगा, मैं मैके नहीं जाऊंगी, मैं सातों वचन निभाऊंगी। ये थी हमारी फिल्म इंडस्ट्री, दिला देती याद। मैं सातों वचन निभाऊंगी और सातों वचन पर चलते हुए तेरे साथ एक सुखद वैवाहिक और दाम्पत्य जीवन को निभाऊंगी। आज उससे दूर हो गया, आज लिव इन में और लिव इन की अगर हिंदी करवा दें, अगर लिव इन की हिंदी करवा दें तो लोग डर जाएंगे और डर जाते थे, इसलिए उसको इंग्लिश में ले आए। एक शब्द है रा, दो शब्द और हैं, मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन उसमें इतनी बातें हैं कि उसके बाद क्या होता है क्या नहीं होता है ये सब समझने की बात है। आपने जिस तरीके से एक ऐसे गाने को सही तरीके से, सही मंच पे, मैं कहूंगा सही लोगों के बीच, जो पब्लिक तक जाएगा, एक गाने का मतलब भाव है इसके अंदर, जो इस समय माहौल चल रहा है, उस भाव को समझने के लिए आपने दर्शाया एक एडवोकेट की हट के अपेक्षा से। आप जैसे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि आप एक बहुत सीनियर एडवोकेट हैं, जो लोग आपको पूरा, मुझे लगता है इस समय भारत तो सभी जानते हैं। आपको लगता है कि किसी कानून को तुरंत बदलने की जरूरत है, और कौन से कानून ऐसे हैं जो बदलने चाहिए? नहीं, अभी माननीय गृह मंत्री जी का धन्यवाद करूंगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार का भी धन्यवाद करूंगा। उन्होंने सब कानूनों को बहुत बदलने का प्रयास किया है और अपना प्रयास किया है, अच्छा प्रयास किया है, सच्चा प्रयास किया। एक और बिल लाए हैं अभी कि एमपी हो, एमएलए हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, कोई अगर 30 दिन से अधिक जेल में रह जाता है तो उसकी सीट जाएगी, कुर्सी जाएगी। ये सब चीज़ें परिवर्तन है, समय के साथ परिवर्तन हुआ, समय के साथ बदलाव हुआ और हम सब उसके साथी हैं, हम उसके सहयोगी हैं और ये होना चाहिए जीवन में। बहुत अच्छी बात कही है। तो जैसे एडवोकेट एक पेशा है, हर कोई एडवोकेट बनना चाहता है, तो मैं जानना चाहूँगा कि आने वाले जो बच्चे होते हैं, लॉ स्टूडेंट होते हैं या वकील होते हैं, उनके लिए आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैंने एडवोकेट को पेशा मान के कभी नहीं लड़ा। जी, मेरे पास आज भी जब बड़े बड़े वैल्यूम की फाइलें आती हैं, गट्ठर आते हैं, बड़े बड़े फाइलें आती हैं, खूब गट्ठर आते हैं, तो मेरे जूनियर कहते हैं, और मैं सौभाग्यशाली हूँ, हज़ारों जूनियर्स, उनमें कितने जजेस हैं, कितने सीजेएम, कितने जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, कितने सेशन जज बने, कितने पब्लिक प्रोसिक्यूटर बने हमारे जूनियर्स, कितने कॉर्पोरेट लॉ में गए, कितने पुलिस में गए, कितने राजनीति में गए, कितने प्रोफेशन में आए, कितने मीडिया में। तो वो सब ठीक है, चलता रहा। लेकिन मेरे जूनियर्स क्या कहते हैं, सर ये बहुत बल्कि फाइल है, हाई कोर्ट बहुत बल्कि। मैंने कहा नहीं, ये बल्कि नहीं है, ये ढेर नहीं है। इस फाइल को यहाँ तक आने में पता नहीं कितनी माओं की चूड़ियाँ बिक गई होंगी जी। हाई कोर्ट तक, ट्रायल कोर्ट तक पहुँचते पहुँचते पता नहीं कितनी लड़कियों की शादियाँ रुक गई होंगी। इन फाइलों को बड़ा करने के लिए, न्याय पाने के लिए, एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल की न्याय की गरिमा को रखने के लिए पता नहीं कितने लोगों के बाग बिक गए होंगे, खेत बिक गए होंगे, खलिहान बिक गए होंगे, मोटरसाइकिल बिक गई होगी, वो पैदल चल रहे होंगे केवल इसलिए कि उनका केस लड़ा जाए। उन्होंने चाहे वकीलों को दी, चाहे कोर्ट में जाके किस तरह से खर्च किए, तब वो कागज़ बनते हैं, तब वो कागज़ तैयार होते हैं। कागज़ का गट्ठर नहीं है ये लोगों की आत्मा है।
न्याय फाइलों में नहीं रहना चाहिए, न्याय केवल अदालत की चार दीवारी के अंदर नहीं रहना चाहिए, न्याय दिखना चाहिए, आम जनमानस में न्याय दिखना चाहिए। ये मेरी भावना रही है कि जनहित, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस जो कहा जाता है, नेचुरल जस्टिस, वो लोगों के दिलों में धड़कना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं फास्ट कोर्ट, फास्ट ट्रायल होना चाहिए, जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाइल, लेकिन इतना भी जल्दी ना कर दो कि जस्टिस हरीर, जस्टिस वरीर, जल्दबाजी में भी दिया गया न्याय न्याय नहीं रहता है, और मीडिया ट्रायल के द्वारा भी दिलाया गया न्याय वो पूरी तरह से न्याय नहीं रहता है। बहुत अच्छी बात कही है। जिस तरीके से हर एक शब्द का, हर एक क्वेश्चन का, हर एक चीज़ों का इतनी तत्परता से जवाब दिया डॉक्टर एपी सिंह साहब ने। आज हम लोगों के बीच एपी सिंह साहब ने जिस तरीके से एक पॉडकास्ट के जरिए, जैसे इस शो का नाम है द डेमोक्रेसी, उसमें पूरी बातों, कानून, राइट, हर मुद्दे को द डेमोक्रेसी की बात, संत रामपाल बरवाला का केस जी, था। जी। किस तरह, आपका तो शो का नाम है द डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, इसका लोक का तंत्र, जनतंत्र, जो हमारे जनतंत्र राष्ट्रगान में आता है, जनगण मन अधिनायक जय, वी द पीपल ऑफ इंडिया। संत रामपाल दास बरवाला का केस था, 950 लोगों पर देशद्रोह का केस लगा दिया। उनमें 14 लोग नेपाल के थे, नेपाली नागरिक पर भी देशद्रोह लगा दिया गया। सोचो, 12 बच्चे नाबालिग थे, उन पर भी देशद्रोह लगा दिया गया। लेकिन ये प्रूव करने में हमें महीनों लग गए, और तब कहीं जाके उन्हें छुड़ा पाया, तब कहीं जाके बचा पाया। हनीप्रीत सरेंडर कराने के लिए हमें इतनी दिक्कतें आई, अगर हम उन्हें वहां सरेंडर ना करा पाते तो उसका भी एनकाउंटर हो जाता, और डेरा सच्चा सौदा की जो मानवता, भाईचारे के, भलाई के हजारों काम हैं, इतने फैलाए, संत गुरमीत राम रहीम जी, सब छुपे के छुपे रह जाते। और इस बात का मुझे एहसास था राजस्थान में जो आनंद पाल वाला प्रकरण था, अगर मैं मीडिया के सामने उसे सरेंडर कर देता तो उसका झूठा एनकाउंटर नहीं होता। बेशक उस झूठे एनकाउंटर की वजह से वहां के पुलिस वालों का ट्रायल चल रहा है, 302 का केस लगा, सब कुछ लगा, झूठा एनकाउंटर प्रूव हुआ, लेकिन वो जिंदा तो नहीं बचा। ये चीज विकास दुबे जिस तरह से आया था, कोरोना मुझे था, मैं सफर कर रहा था कोरोना काल में, खुद पीड़ित था, मैं उसे सरेंडर नहीं करा पाया। मेरी भावना थी कि सरेंडर करा दूं दिल्ली में, या मीडिया के सामने ट्रायल सरेंडर करा दूं। यदि सरेंडर हो जाता तो उसकी गाड़ी पलटी या पलटाई या पलट के खींची, या गाड़ी में निशान नहीं डाले जाते, या मीडिया को बैरियर लगा के नहीं रोका जाता। मीडिया देखती, जिंदा होता, ट्रायल होता। 8 पुलिस वालों की हत्या हुई, वो गलत था, दुखद था, बहुत असहनीय था, उनके भी परिवार, उनके माता पिता, लेकिन किसी को लोकतंत्र में, कानून में इस तरह से दिखा के पलट के, वो भी अलोकतांत्रिक है, वो भी असंवैधानिक है, वो भी गैर कानूनी है, वो भी नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात कही है, क्योंकि जिस तरीके से कानून, जस्टिस, जो हमारे दो पार्ट जिन चीज़ों में है कि लॉ एंड जस्टिस, हमेशा कानून सबके लिए एक बराबर है। इसका मतलब ये नहीं है हर किसी का परिवार है, हर किसी की, सबके प्रति संवेदनाएं होती हैं। आज के शो में जिस तरह से आपने बहुत अच्छे जवाब दिए हैं, बहुत जो लोग देखेंगे, जो लोगों को जानना था, क्यूरियोसिटी थी, उन सब सवालों पर आपने जवाब दिया। और हमारे शो में आने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आपने जवाब दिया है, हमेशा हम इन चीज़ों के लिए दिखाएंगे, आगे भी बढ़ेंगे। जैसे मैंने बताया, डॉक्टर एपी सिंह साहब जैसे लोग जो हैं, वही हमें सिखाते हैं सच और न्याय की लड़ाई हमेशा रहनी चाहिए। तो मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। बहुत